नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें हमने पिछली वीडियो में प्रारंभ कर लिया था इस टॉपिक को और हमने बात की थी शिक्षक की 4 मुख्य योग्यताओं की हम चर्चा कर रहे थे। शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता, इन 2 मुख्य विशेषताओं की चर्चा हम विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम शेष रही 2 अन्य मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व संबंधी गुण। एक सूची पर नज़र डालते हैं, फिर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व संबंधी गुण के अंतर्गत शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? वेशभूषा, अच्छा स्वास्थ्य, नेतृत्व शक्ति, धैर्यशील, परिहासशीलता अथवा विनोद प्रिय, आत्मसम्मान, सहानुभूति। चर्चा करते हैं व्यक्तित्व संबंधी गुण की, यानी एक पर्सनालिटी के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं उसकी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेशभूषा। शिक्षक की वेशभूषा बहुत निर्धारित करती है कि उसका आचरण किस प्रकार का होगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, उसका रहन सहन किस प्रकार का है। उसी आधार पर छात्र छात्राएं भी उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो यह बहुत सुनिश्चित कर लेना चाहिए एक शिक्षक को कि उसकी वेशभूषा किस प्रकार की है, क्योंकि उसका बाह्य आवरण भी उसके व्यक्तित्व का ही अंग है और उसी के आधार पर उसके विद्यार्थी स्वयं अनुकरण करते हुए उसी प्रकार की वेशभूषा, उसी प्रकार का आचरण, व्यवहार, रहन सहन इत्यादि अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो जब तक एक शिक्षक की वेशभूषा उचित नहीं होगी, वह विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श स्थापित नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं अच्छा स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, या हम कहें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब तक शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य उचित नहीं रहेगा, तो वह मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा और मानसिक परेशानी उसके शिक्षण को प्रभावित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्वस्थ मस्तिष्क के आधार पर ही एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर पाता है। एक छोटा सा सिरदर्द भी हमारे कार्यों में असंतुलन स्थापित कर देता है। तो सोचिए, यदि स्वास्थ्य ही एक शिक्षक का उचित नहीं रहेगा तो वह किस प्रकार से शिक्षण करवा पाएगा, क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती है। तो जब मानसिक रूप से भी वह अस्वस्थ रहेगा तो वह शिक्षण पर ध्यान नहीं दे पाएगा, जिससे छात्रों को उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं नेतृत्व शक्ति की, अर्थात एक शिक्षक की नेतृत्व शक्ति बहुत प्रबल और सक्षम होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति और अध्यापन का घनिष्ठ संबंध माना गया है। प्राय देखा गया है कि जो विद्यार्थी बाल्यावस्था से ही नेतृत्व शक्ति में प्रबल होते हैं, सक्षम होते हैं, वे बड़े होकर कुशल अध्यापक बने। महर्षि दयानंद और श्री अरविंद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। लेकिन समाज के नेता और अध्यापक एक नेतृत्व के स्वरूप में दोनों में अंतर होता है। समाज के नेता, जनता ने उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार किया है, स्वेच्छा से उनका चयन किया है, किंतु विद्यालय में एक अध्यापक का होना शिक्षार्थियों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। फिर भी शिक्षक नेता के रूप में बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है। न केवल पठन सामग्री का ज्ञान प्रदान करना, अपितु उसके सर्वांगीण विकास में अन्य सहगामी क्रियाओं का भी उल्लेख रहता है, जिसका एक कुशल नेतृत्व के द्वारा ही उनके भीतर समावेश किया जा सकता है। तो हमने बात की नेतृत्व शक्ति। अब बात करते हैं धैर्यशील, यानी एक शिक्षक को पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। धैर्यशील होने पर ही वह बच्चों के प्रश्नों को सुनकर उसका समाधान कर सकता है। धैर्यहीन व जल्द ही संतुलन खो देने वाले अध्यापक छात्र छात्राओं में कभी भी आदर व सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अधिक धैर्यवान होना भी उचित नहीं है। अधिक धैर्यवान अध्यापक का भी छात्र आदर नहीं करते। महाभारत में एक कथा आती है। एक सांप प्राय मनुष्यों को काट लिया करता था। एक बार नारद मुनि जब वहां से गुजरे तो उन्होंने अहिंसा का उपदेश देते हुए इस प्रकार के दुष्कृत्य करने से सांप को मना किया। सांप ने उनकी सम्मति को स्वीकार किया और लोगों को काटना छोड़ दिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वहीं पास में खेल रहे छोटे छोटे बच्चों ने एक दिन देखा कि यह सांप कुछ करता तो है नहीं, केवल कुंडली मारे बैठा रहता है। तो लिहाजा उन्होंने पत्थर से उसे मारना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप सांप का शरीर छलनी छलनी हो गया। तो कुछ दिन बाद फिर से नारद मुनि वहां से गुजरे और सांप ने उनसे पूछा
कि हे नारद मुनि, मैंने आपकी बात को मान लिया, फिर देखिए मेरा क्या हाल हुआ। तो नारद मुनि हंसे और बोले, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। तो ठीक यही कार्य एक अध्यापक को भी अपने शिक्षण के दौरान करते रहना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में नियंत्रित रखने के लिए कभी कभी गर्जन करना भी आवश्यक हो जाता है। धैर्यशील रहे, किंतु एक सीमित दायरे तक, और उसके बाहर यदि आवश्यकता पड़े तो कभी कभी गर्जन और आंख दिखाना या बच्चों को कुछ डराना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे वे अनुशासन का पालन करें और पठन पाठन की प्रक्रिया में अपनी रुचि दिखाएं। फिर हम बात करते हैं परिहासशीलता और विनोद प्रिय, अर्थात एक शिक्षक को सदैव विनोद प्रिय स्वभाव में ही रहना चाहिए। एक अनुभवी अध्यापक का कथन है कि जिस दिन विद्यार्थी और अध्यापक मिलकर हंस नहीं लेते, उस दिन का अध्यापन व्यर्थ ही समझो। मान लीजिए एक छात्रों का दल शैक्षिक भ्रमण के लिए पर्वतीय स्थल पर गया है और शिक्षक केवल अनुशासन को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को बात करने से मना कर दे और पर्वतीय स्थान पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित करे, तो कुछ ही समय में होगा क्या, वह दल थककर निराश हो जाएगा और नीरस वातावरण वहां पर बन जाएगा। इसकी बजाय यदि अध्यापक उस दल को 2 वर्गों में बांट करके और हंसते खेलते गाते गुनगुनाते उस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए कहे, तो अनुशासन भी बना रहेगा और साथ ही साथ बच्चों को आनंद भी आएगा। उस चढ़ाई पर उन्हें थकान का अनुभव भी नहीं होगा और वह अपने शैक्षिक भ्रमण को बहुत उत्साहपूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि जब कोई कार्य खेल की भावना से किया जाता है तो वह कार्य में रह करके खेल बन जाता है। तो शिक्षण के भीतर भी खेल को समाविष्ट करना चाहिए। बात यहाँ पर भी वही लागू होगी कि एक सीमित दायरे तक, यह नहीं कि सदैव ही वह विनोद प्रिय रहे, सदैव ही वह हंसता खिलखिलाता रहे, यह भी आवश्यक नहीं है। गणित या विज्ञान जैसे शुष्क विषयों में किस प्रकार से परिहास को शामिल किया जा सकता है, लेकिन कुशल अध्यापक वही है जो किसी भी प्रकार के विषय की नीरसता को दूर करते हुए उसमें विनोद को स्थान दे सके। मेरी नज़र में अभी भी एक ऐसे शिक्षक मेरी जानकारी में हैं जो संदीप रांकावत जी, जो गणित के अध्यापक हैं और उनकी अध्यापन प्रणाली इस प्रकार है कि वे अपने एक कालांश के भीतर 1 या 2 बार इस प्रकार का माहौल बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे हंसते खिलखिलाते प्रश्न का समाधान निकाल देते हैं। तो एक कुशल अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह अपने विषय में किस प्रकार से विनोद प्रियता को शामिल करे या हास्य को स्थान दे। एक कालांश में 3 से 4 मिनट की हंसी उस पूरे कालांश के लिए शक्तिदायक पेय का काम करती है, यानी एक टॉनिक का काम करती है और उस पूरे घंटे में पढ़ाए गए शिक्षण को प्रभावी बना देती है और बच्चे उसे तल्लीनता से पढ़ते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। तो परिहासशीलता या विनोद प्रियता होना भी आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं आत्मसम्मान की। एक शिक्षक के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत आवश्यक है। आत्मसम्मान जब तक एक प्राणी विशेष में नहीं होता तब तक वह अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकता। एक अच्छा व प्रभावशाली अध्यापक वही है जो गलत का समर्थन ना करे और गलत के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद रखे। चूंकि वह एक अध्यापक भी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी गलत के प्रति विरोध करने की अधिक बनती है कि वह गलत का साथ नहीं दे रहा है, अपितु उसे सुधारने का प्रयास भी वह कर रहा है। इस आधार पर यदि एक अध्यापक अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति सजग रहता है तो वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर हम बात करते हैं सहानुभूति की। एक शिक्षक में सहानुभूति का होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक अध्यापक के मन में सहानुभूति के भाव नहीं होंगे तब तक वह अपने छात्रों को प्रभावी शिक्षण से नहीं जोड़ सकता। एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह अपने विद्यार्थियों के प्रति अपने मन में श्रद्धा के भाव, सहानुभूति के भाव रखे। संसार में कोई भी 16 कला निपुण नहीं होता, तो फिर वे तो बालक हैं और त्रुटि का होना स्वाभाविक है। स्वभाववश हुई इन्हीं त्रुटियों को आधार मानते हुए एक शिक्षक सहानुभूति रखते हुए अपने छात्रों से उन त्रुटियों को दूर करवाने का प्रयास करे। किंतु यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि अध्यापक के सहानुभूति के भाव बनावटी नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी स्तर का हो, लेकिन वह तुरंत भांप जाता है कि शिक्षक उसके प्रति वास्तविक सहानुभूति रखता है अथवा उसके प्रति बनावटीपन है, या वह शिक्षक
उसे किस प्रकार की नज़रों से देखता है, क्या उसके प्रति उपेक्षा के भाव हैं या प्रेम के भाव हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह बनावटी भावों का समावेश अपने व्यक्तित्व में न करे। तो ये बात हमने की व्यक्तित्व संबंधी शिक्षक के गुणों की। अब हम चर्चा करते हैं संबंध आधारित गुण। संबंध आधारित गुणों में शिक्षण में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बालक बालिकाओं के प्रति स्नेह, विद्यार्थियों को समझने का प्रयास, साथ ही अध्यापकों के प्रति सहयोगी, प्रधानाध्यापक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, अभिभावकों के प्रति एकनिष्ठ, समाज के प्रति सामाजिकता। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि संबंध के आधार पर एक शिक्षक में क्या गुण, क्या विशेषताएं अथवा योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बालक बालिकाओं के प्रति स्नेह, यानी एक शिक्षक के मन में बालक बालिकाओं के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति स्नेह व प्रेम की भावना होनी चाहिए। सदैव डांटते रहने, आंख दिखाने वाले और मारते रहने वाले अध्यापक को विद्यार्थी कतई पसंद नहीं करते। इस मुख्य गुण के संबंध में श्री हाइट एक चलचित्र की चर्चा करते हैं। श्री हाइट ने एक रूसी चलचित्र के बारे में कहा है जिसके प्रारंभ में 1917 की क्रांति के उपरांत बड़े बड़े नगरों में कुछ उत्पाती गृह विहीन बालकों को दिखाया गया है। उन गृह विहीन बालकों को पकड़कर एक गांव के विद्यालय में भेज दिया गया। आदतानुसार उन्होंने उस विद्यालय में जाकर भी तोड़फोड़ और उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। सारा उद्यान उजाड़ दिया, साथ ही साथ वहाँ के मेज, कुर्सी इत्यादि सभी फर्नीचर को नुकसान पहुँचाना प्रारंभ कर दिया। उन बालकों के इस उत्पात से विद्यालय का सारा कार्य रुक गया। उस पूरे विद्यालय में एक वरिष्ठ अध्यापक ऐसा था जो बच्चों से प्रेम करता था और उसने उन बालकों को रोकने का प्रयास कभी नहीं किया। उसे लगा कि यदि रोकना ही इसका हल होता तो अब तक तो ये उत्पात बंद हो गया होता, क्योंकि विद्यालय के अन्य सभी तो उन्हें रोक ही रहे थे, तो ये रोकना तो उससे इसका हल लगा नहीं। इसके विपरीत वह स्वयं भी कभी कभी उनके उत्पात में शामिल हो जाता। उसने अपने विद्यालय के अन्य शिक्षकों व अधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर कुछ समय मांगा और कहा कि आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे, तो सभी चुप रहे। अब कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद जब उन बालकों ने देखा कि उनके द्वारा मचाए जा रहे उत्पात का किसी पर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई उन्हें रोक नहीं रहा, कोई उन्हें बोल नहीं रहा, तो लिहाजा उनके किए जा रहे उत्पात में कमी आने लगी। लेकिन ऐसा कब तक चलता? वे खाली बैठे बैठे उकता गए और निराश होकर इधर उधर झांकने लगे। अब उस वरिष्ठ अध्यापक ने उनके मन की स्थिति को भांप लिया और उनके पास जाकर बड़े ही प्यार से कहा, आओ इस स्थान को फिर से ठीक कर दें। एक या दो बालकों को छोड़कर शेष सभी ने उनका साथ देना स्वीकार किया और धीरे धीरे उनके साथ सब सुधरने लगा। उन्हें कुछ उपकरण दिए गए, साथ ही शिल्प कला के गुर बताए गए। अब उन बालकों को काम में इतना आनंद आने लगा कि उन्हें उन बालकों से घृणा हो गई जो काम से जी चुराया करते थे। तो देखते ही देखते वो स्थिति पूरी बदलनी प्रारंभ हो गई। उस अध्यापक को उन्होंने अपने ही समूह का सदस्य स्वीकार कर लिया और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्मति भी मांगने लगे। चलचित्र के अंतिम भाग में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक अध्यापक के व्यवहार व स्नेह ने उन उत्पाती बालकों के समूह का एक सभ्य समाज बना दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक बालिकाओं के प्रति यदि एक शिक्षक स्नेह की भावना रखता है तो वह उत्पाती शैतान बच्चों को भी एक सभ्य, संस्कारवान और आदर्श स्थापित करने वाला बालक बना सकता है। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों को समझने का प्रयास। एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करे। पहले समझा जाता था कि बालक मनुष्य का ही छोटा रूप होता है, लेकिन यह धारणा अब निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। बालक बालिकाओं व वयस्कों में बहुत भारी अंतर होता है। उनकी भावनाएं अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी मनस्थिति अलग होती है। तो उनसे उसी प्रकार के व्यवहार की आशा रखनी चाहिए। कभी भी बच्चों से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह बड़ों जैसा व्यवहार करें। पाश्चात्य देशों में शेल्डन और स्टर्लिंग आदि विद्वानों ने सहस्त्रों विद्यार्थियों की परीक्षा करके उनका एक वर्गीकरण पर निष्कर्ष स्थापित किया, जिसमें पाया गया कि मोटे दिखने वाले छात्र छात्राओं पर उनके पेट का शासन होता है। वे सुस्त स्वभाव के, आराम पसंद व खुशमिजाज होते हैं। जो चौड़े कंधे वाले व हट्टे कट्टे दिखने वाले विद्यार्थी हैं, वे बलवान तथा शक्ति के पुंज होते हैं। उनकी आवाज़ तेज होती है, हाव भाव आक्रामक होते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी उग्र रूप से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। तीसरी श्रेणी की बात करें तो दुबले पतले दिखने वाले विद्यार्थी चतुर,
तथा सजग होते हैं। वे केवल विचारों की दुनिया में ही लीन रहते हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक जब अपने छात्र छात्राओं को समझने का प्रयास करता है कि वे किस प्रकृति के हैं, उन्हें उन्हीं की प्रकृति के आधार पर कार्यभार सौंप सकता है। जैसे यदि क्लास का मॉनिटर बनाना है तो मॉनिटर बनाते समय वह यह निर्धारित कर सकता है इन मनस्थिति के आधार पर कि किस बच्चे को यह कार्यभार सौंपा जाए तो वह उसे बहुत जल्दी पूरा करेगा, या अन्य किसी प्रकार के कार्यों को ग्रुप में जब बांटा जाता है तो उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाले कि किस प्रकार का कार्य किस वर्ग समूह को दिया जाए जिससे वह सीखे भी सरलता से और कार्य भी आसानी से हो जाए। तो इसीलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करे। फिर हम बात करते हैं साथी अध्यापकों के प्रति सहयोगी। अब एक शिक्षक केवल विद्यार्थियों से ही संबंधित नहीं होता, उसके अन्य भी संबंध होते हैं जिसमें वह कार्य कर रहा है जिस विद्यालय में, वहाँ के साथी अध्यापक के साथ भी उसके संबंध स्थापित होते हैं। तो साथी अध्यापकों के प्रति उसे सहयोग की भावना रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथी अध्यापक अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ। चूंकि प्रधानाध्यापक एक विद्यालय का महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कहें कि विद्यालय का आधार स्तंभ है, तो प्रधानाध्यापक के प्रति शिक्षकों के मन में कर्तव्य निष्ठा की भावना होनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा के आधार पर ही वे अपने प्रधानाध्यापक के प्रति अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अभिभावकों के प्रति एकनिष्ठ भावना। छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों से भी एक शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अभिभावकों से जुड़कर वह एकनिष्ठ भावना से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में अपना सहयोग दे सकता है। जब तक वह विद्यार्थी के अभिभावकों से संपर्क स्थापित नहीं करता या उनसे मिलने का प्रयास नहीं करता, तब तक वह एक विद्यार्थी के संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को जान नहीं सकता कि किस प्रकार के वातावरण में वह पल बढ़ रहा है और किस प्रकार का वातावरण उसे घर पर मिलता है। तो उस आधार पर यदि उसे आवश्यकता पड़ती है कि उसके घर के वातावरण में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसके अध्ययन को लेकर या उसकी मनस्थिति को लेकर, तो वह अभिभावकों से इस विषय पर बात कर सकता है और एक शिक्षक होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की ओर अपना ध्यान दे सकता है। फिर हम बात करते हैं समाज के प्रति सामाजिकता। कुशल अध्यापन के लिए सामाजिकता का गुण एक शिक्षक में होना अनिवार्य है। एक शिक्षक समाज से जुड़कर ही समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है और अपने विद्यार्थियों में समाज के प्रति सामाजिकता का विकास कर सकता है। एक अमेरिकन शैक्षणिक चलचित्र में दिखाया गया है कि एक अध्यापिका बड़ी ही मेधावी और विदुषी थी। वह अपने अवकाश का अधिकांश समय पुस्तकालय अथवा वाचनालय में व्यतीत करती थी। इतनी अध्ययनशील होते हुए भी वह प्राथमिक कक्षा के बालक बालिकाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सभी बच्चे कक्षा में बहुत उद्यम मचाया करते। एक बार वह कक्षा के बाहर आकर रोने लगी तो उसकी अन्य सहकर्मी सहेलियों ने पूछा कि मोनिका, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोली और टप टप गिरते आंसुओं से बस उसके गाल ही गीले होते रहे। अब वह जोर जोर से सिसकियां भी लेने लगी। अंत में उसे विद्यालय निर्देशक अर्थात स्कूल काउंसलर के पास भेजा गया। उसने मोनिका की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और चिंतन मनन करने के बाद उसने मोनिका से कहा कि मोनिका, तुम में सामाजिकता की कमी है। तुम अपने अवकाश के सारे समय को पुस्तकालय में न व्यतीत करके उसका कुछ हिस्सा समाज के साथ बिताओ, उन बच्चों के साथ बिताओ, उनके साथ बातें करो, उनके साथ खेलो, उनके माता पिता से मिलो, उनके माता पिता से बच्चे की प्रकृति पर बातचीत करो। मोनिका ने वैसा ही किया और कुछ ही समय बाद वह एक कुशल अध्यापिका के रूप में उभरकर सबके सामने आई। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि एक अध्यापक में सामाजिकता के गुण होना कितने आवश्यक हैं। सामाजिकता के आधार पर ही वह छात्र छात्राओं के हृदय को जीत सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर व सरल सुगम बना सकता है। तो आज हमने चर्चा की शिक्षक की 2 योग्यताओं की, संबंध आधारित गुण और व्यक्तित्व आधारित गुण। इस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहले हमने शिक्षक पर बात की। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों में सहायक सामग्री की, कि किस प्रकार से सहायक सामग्री शिक्षक के लिए अथवा शिक्षण के लिए कार्य करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपना सुझाव भी दें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।